गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था आपके हिस्ट्री का। मीन्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया को क्या क्या करना पड़ा, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी ताकि इंडिया एज अ कंट्री डेवलप हो सके। तो हमने इनिशियल लेवल पे ये पढ़ा कि दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी हमारे सामने वो थी, सबसे पहले तो रेफ्यूजी का रिहेबिलिटेशन। रेफ्यूजीज यानी वो इन पर्सन जो कि पाकिस्तान से यहाँ आके आए थे, एंड ओवर 3 मिलियन पीपल जो थे वो उस अराउंड 7 मिलियन पीपल्स जो थे उन्होंने इस समय भारत में माइग्रेट किया था, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग पोर्शन था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। एंड उनके लिए रिहेबिलिट करना, बिकॉज वो अपना सब कुछ छोड़ के आ गए थे। वो केवल अपना थोड़ा बहुत सामान लेके आया था, अदरवाइज अपना ऑक्यूपेशन, अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना खेत, अपने घर सब कुछ छोड़कर इंडिया आए थे। तो उनको रिहेबिलिट करना यानी कि वापस से उनके लिए यहाँ पे मीन्स ऑक्यूपेशन जनरेट करना, उनके हाउस से इसका व्यवस्था करना, इस सब में भारत का सबसे पहले प्रायोरिटी थी। फिर सेकंड जो प्रायोरिटी ये थी कि उस दौरान भारत जो था यूनाइटेड इन था 5 अलग अलग डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। ओके, ये जो मैप आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका मेन इंटेंशन यही है कि आप उस समय जब इंडिया जब इंडिपेंडेंस नहीं तो भारत कुछ इस तरीके से था, और ये ग्रीन कलर के जो आपको पैचेस दिख रहे हैं मैप में, ये डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उस दौरान कम से कम नहीं करके ऐसे 500 अदर प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि इंडिया में यूनाइटेड नहीं थे। ये स्पेशली यहाँ पर नवाब्स और राजास रूल करते थे, जो कि ब्रिटिशर्स इन पर इनडायरेक्टली रूल करते थे। इनसे रेगुलर इंटरवल पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ लगान लेके इन्होंने राजा जो राजा रहते थे वो लगान पे करते थे, और उसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके इसमें इनडायरेक्टली गवर्न करते थे, डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रोल नहीं था। जो आपको येलो कलर का पोर्शन दिखा वहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, और जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिखा यहाँ पे राजास नवाब्स ये रूल करते थे, और पर ब्रिटिशर्स का इन पर इनडायरेक्ट रोल था। ये लोग जितने भी जो गवर्निंग फैसले लेते थे वो राजा और नवाब्स अपने उस पर्टिकुलर प्रिंसेस स्टेट में लेते थे, बट लेकिन इसके बदले उन ब्रिटिशर्स को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो ये उस समय का मैप है। तो भारत जब इंडिया जो आज का अगर मॉडर्न सिनेरियो में वो वाला मैप है, आज का हमारा मॉडर्न सिनेरियो है, ये हमारा पास का जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी उससे पहले का समय का मैप है। तो ये अलग अलग तीसरे स्टेट्स में डिवाइडेड थे, तो इसको उनको यूनाइटेड करना सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम वाली बात थी। ओके, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा ये डिफरेंट रीजन्स में यहाँ अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। ऐसे जरूरी नहीं है थ्रू आउट द सेम पोर्शन एक ही भाषा बोली जाती है। हैदराबाद में भाषा बोली जाती है, सेंट्रल या राजस्थान वाले पोर्शन में अलग भाषाएं बोली जाती है। तो इसका भी एक वो पड़ा वो एक प्रॉब्लम आई जब बाद में इंडिया के जब स्टेट्स डिवाइड हुए तो तब आई। तो लेकिन अभी मेजर प्रॉब्लम ये कि 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में यूनाइट करना है ना, इंडिया में सम्मिलित करना है। बिकॉज अगर ये ऐसे कैसी रहती है, कोई ऐसी छोड़ दिया जाता तो हो सकता है इन फ्यूचर और डिस्प्यूट्स बढ़ते, हो सकता है कि कोई और अदर कंट्रीज हम पर गवर्न कर रही हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस मैप को हमने जैसे स्टडी कर लिया। ओके, अब अगर हम दोनों मैप को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आज के मॉडर्न डे सिनेरियो जो है हमारा जो आज का मैप है, उसमें अगर हम देखते हैं तो अदर स्टेट्स से तो मैं एक बात आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से नोटिस करिए, डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट स्टेट्स में अलग भाषाओं का इस्तेमाल होता है। अगर आप गुजरात की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर गुजराती बोलते हैं। अब राजस्थान में आ जाएंगे तो राजस्थान में आपको राजस्थानी वहाँ की लैंग्वेजेस। अब अगर आप एमपी में जाए तो एमपी में तो और भी अदर बहुत सारी लैंग्वेज लाइक बुंदेलखंडी अलग है, मालवा लैंग्वेज अलग है। सो फिर इसके बाद हम झारखंड में जाएंगे तो वहाँ पे उनकी जो मदर टंग है वो बोली जाती है। तो जो डिफरेंट स्टेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज किया गया, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस वांटेड टू हैव ए स्टेट ऑफ देयर ओन। और उस दौरान जब हम प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंदर भारत में सम्मिलित कर रहे थे तो वहाँ के जो मेजर लीडर्स थे उनका यही मानना था कि जो स्टेट्स का जो डिवाइड, सिंस भारत एक बहुत बड़ी कंट्री था तो इट्स नॉट पॉसिबल नहीं था कि इतनी बड़ी कंट्री को प्रॉपर रूल कर सकते, उनको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करना रहता था। तो उस समय के जो प्रोमिनेंट लीडर जो वेरियस स्टेट्स को या वेरियस रीजन्स को बिलोंग करते थे उनकी यही डिमांड थी कि स्टेट्स का जो डिवाइड किया जाए उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज किया जाए, जहाँ पर जो पीपल जिस हिसाब से लैंग्वेज स्पीक करते हैं उस हिसाब से उन स्टेट्स को डिवाइड किया जाए।
Before independence, the Indian National Congress has promised people that every major linguistic group would have its own provinces. और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने लोगों से इस बात का वादा किया था बिफोर द इंडिपेंडेंस, जिन जनता को संबोधन किया था तो उन्होंने यही कहा था कि स्टेट्स का जब आगे जाके जो स्टेट्स यानी प्रोविंसेस, उस समय प्रोविंस कहा जाता था, आज के मॉडर्न डे में हम स्टेट कहते हैं, इन स्टेट्स को उन्हीं बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी कि वहाँ के रीजन, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लैंग्वेजेस जो बोलते हैं उनके बेसिस पे ही स्टेट्स का आगे जाके डिवाइड किया जाएगा. सो बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस डिफरेंट पीपल सच एज बंगालीज, पंजाबीज एंड तमिलियंस वुड हैव सेपरेट स्टेट्स. और इस जाहिर सी बात है अगर हम डिफरेंट स्टेट्स हम डिवाइड करेंगे तो अगर लैंग्वेजेस है तो हमारा वेरियस काइंड्स ऑफ लैंग्वेज लाइक बंगालीज है, पंजाबीज है, तमिलीज है, तो इनके स्टेट जो है इनकी लैंग्वेज के बेसिस पे ही सेपरेट किए जाएंगे. हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 2 नेशन. हालांकि जब देश आज़ाद हुआ था 2 अलग हिस्सों में बट गया था. ओके. Prominent Indian leaders such as Nehru and Vallabhbhai Patel were against the dividing the country into linguistic states. but ऐसे इसमें बहुत सारे prominent बड़े बड़े लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो ये चाहते थे कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पे आप स्टेट्स को हम डिवाइड नहीं करेंगे. ओके. On the basis of language. They felt that the need of an hour was unity of the nation and growth of nationalism and not the further division basis on sex. और उनका ये विजन था कि अभी देश को एक होने की ज़रूरत है, अभी देश में एकता लाने की ज़रूरत है, ना कि देश को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाए. दे गिव राइज टू स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट स्पेशली फ्रॉम द तेलुगु स्पीकर्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी. और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया बिकॉज तेलुगु के रीजन्स में सदर्न पोर्शन ऑफ द रीजन वो लोग बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज हमारे स्टेट्स को डिवाइड किया जाए. ओके. इन अक्टूबर 1952 पोती सिरीमालू अ वेटेरियन गांधीनियन वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक टू डिमांड फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट्स ऑफ आंध्र फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल. उसी दौरान पोती सिरीमालू जो कि एक रिवॉल्यूशनरी थे, ओके, जो कि गांधीनियन थे, गांधीनियन थे मीन्स वो गांधी के सिद्धांतों पे चलते थे, तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी, भूख हड़ताल पे गए और उन्होंने डिमांड की कि जो तेलुगु जो पीपल्स बोलते हैं उनके लिए एक सेपरेट स्टेट आंध्र प्रदेश बनाया जाए. मैनी टाउन्स उस दौरान बहुत सारे ऐसे टाउन्स जिन्होंने हड़ताल और बंद ऑब्जर्व किया सपोर्ट में पोती सिरीमालू. Unfortunately, after 58 days of fasting, Pothi Sirimalu died on 15 December 1952. But लेकिन unfortunately 58 डेज तक उन्होंने फास्टिंग की एंड अनफॉर्चुनेटली 58 डेज बाद उनकी डेथ हो गई 15 December 1952 को. द इंटेंसिफाइड द प्रोटेस्ट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू डिक्लेयर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन 1 October 1953. पर लेकिन उनकी डेथ के बाद वो प्रोटेस्ट और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को दबाव में आने के कारण उन्होंने 1 October 1953 को आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया गया. इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल, अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी ऑल्सो बिगिन टू डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट. और जैसे ही सब इंस्पायर है कि देखिए तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स ने अपने लिए एक सेपरेट नेशन सेपरेट स्टेट बना लिया, तो ऐसे अदर जो लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने भी अब डिमांड करना स्टार्ट कर दी कि हमें भी अब सेपरेट स्टेट्स चाहिए. द गवर्नमेंट सेट अप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन टू रिड्रॉ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविजनल बाउंड्री बेस्ड ऑन द लैंग्वेज स्पोकन इन दिस एरिया. उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूरी में आके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाना पड़ा जो कि वापस से रीड्रॉ करेगा स्टेट बाउंड्रीज को, कौन सा स्टेट को कहाँ डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज विच आर स्पोकन ऑन दैट रीजन. द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956. ओके, कमीशन ने उस दौरान अपनी रिपोर्ट 3 साल बाद 1956 में सबमिट की. बेस्ड ऑन द कमीशन रिकमेंडेशन कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ असमीज, बंगाली, ओडिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा एंड तेलुगु स्पीकर्स वर फॉर्म. उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अलग अलग रीजन्स को क्लासीफाई किया गया कि असमीज प्रोविंसेस इधर आएंगी, बंगाली जहाँ पे स्पीक किए थे वहाँ पे ये वाली प्रोविंस आएंगे, ये वाला स्टेट आएंगे, ओरिया जहाँ पे ये बोली जाती है तो वहाँ पर ये वाला स्टेट आएंगे. ऐसे करके इन्होंने 5 से 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिफरेंट प्रोविंसेस या डिफरेंट स्टेट्स को फॉर्मेशन किया. द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट. ओके, और जो लार्ज नॉर्दर्न इंडिया के जहाँ पे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है उनको भी अलग अलग सेवरल स्टेट्स में डिवाइड किया गया. लेटर इन द 1960 द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज डिसॉल्व एंड डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट स्टेट, दैट इज महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकर एंड गुजरात फॉर गुजराती. और उसी दौरान जो पहले क्या होता था कि गुजरात वाला पोर्शन है, महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, पूरा एक ही था.
ओके। पर लेकिन 1960 में इसके भी डिवाइड हुआ। गुजरात, जहाँ पर गुजराती ज़्यादा चलती थी, वहाँ उस स्टेट को गुजरात प्रोविंस बनाया गया, और जहाँ पर मराठी बोली जाती थी वो उसको महाराष्ट्र में डिवाइड किया गया। पहले इन दोनों प्रोविंसेस को मिला के बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था। दोनों स्टेट को, गुजरात एज वेल एज महाराष्ट्र को मिला के बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था। लेकिन सिंस लैंग्वेज बैरियर की वजह से, लैंग्वेजेस डिफरेंट स्पीकिंग, जहाँ पे लैंग्वेज अलग अलग बोली जाती है, इस वजह से डिमांड हुई, और इस वजह से गुजरात जो पोर्शन है गुजराती पीपल्स के लिए डिवाइड किया गया, और मराठी फॉर द महाराष्ट्रियन पीपल। 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। फिर 1966 में पंजाब को का भी डिवाइड किया गया, पंजाब को भी दो अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया, पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब वॉज यूज फॉर पंजाबी स्पीकर एंड हरियाणा वॉज डिवाइडेड फॉर नॉन पंजाबी स्पीकर। ओके, सो इट कैन बी सीन दैट लैंग्वेजेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इस चीज़ से आप बहुत इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि स्टेट या लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इन लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे स्टेट बाउंड्रीज या फिर हमारे स्टेट्स डिसाइड किए गए हैं। हाउ वॉज द डेवलपमेंट प्लान इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में जब स्टेट्स डिवाइड हो गए तो उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कैसे हमारे भारत देश को डेवलप किया जाए, इसके बारे में चर्चा होने लग गई। ओके, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस एज envisioned by Netaji, the new Indian government had huge mission ahead of them. They needed growth and development in the country, so the Planning Commission was set up in 1950 to help in planning and implementing the policies for economic development. अब भारत को डेवलप करना था, इसलिए भारत की जो लीडर्स थे उन्होंने प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन किया 1950 में। इस प्लानिंग कमीशन का काम ये था कि देश में आगे कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आना है, इसके बारे में ये लोग प्लान करें। ओके, It used a mixed economy model where both the state and the private sector need to coexist and work towards increasing production and generating jobs. अब उनका जो मतलब किस तरीके से काम करने, मतलब उनकी सोच उस समय ये किया थी कि हम जो है मिक्स डेवलपमेंट या मिक्स इकोनॉमी मॉडल बनाएंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी देश की तरक्की हो पाएगी और यहाँ पे देश में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। The roles and the responsibilities of the state and the private sector were defined by the Planning Commission. और उनकी roles and responsibilities, प्राइवेट सेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनका क्या रोल होगा, एज वेल एज गवर्नमेंट का क्या रोल होगा इन प्राइवेट सेक्टर बॉडीज के लिए, ये सब कुछ प्लानिंग कमीशन ने ही डिसाइड किया था। दिस कमीशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग 5-year प्लान्स दैट वुड फोकस ऑन द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन द कंट्री। अब इस कमीशन को ये भी निर्देश दिया गया था कि आपको हर 5-5 साल में डिफरेंट प्लान्स पेश करने होंगे, कि आपको 5 साल में उन्होंने पर्टिकुलर टारगेट फिक्स किया कि इन 5 सालों में हम एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, इन 5 सालों पर हम इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, या फिर हम दोनों पे एक साथ ध्यान देंगे। तो इन 5-5 सालों के उन्होंने प्लान बनाया, जिसमें इन्होंने कुछ टारगेट्स रखे कि इन गोल्स को हम अचीव करना होगा। ओके, सो और जो भी रिसोर्सेज देश में अवेलेबल है उसके बेसिस पे। ओके, अब 1951 टू 2017 तक ऐसे 12 5-year प्लान्स आ चुके हैं, फॉर्मुलेट हो चुके हैं। बट लेकिन साल 2015 में इस प्लानिंग कमीशन का नाम हटाकर इसको अब नीति आयोग कहा जाता है। एट प्रेजेंट जो हमारा प्लानिंग कमीशन जो डिपार्टमेंट है उसको अब नीति आयोग कहा जाता है। ओके, जो कि सेम काम करती है। ओके, अब नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि सेम वर्क करती है, सेम मतलब प्लानिंग कमीशन। इस उनका भी काम रहता था प्लान करना कि हम 5-5 सालों में क्या करने वाले हैं। सेम नीति आयोग का भी काम है, क्योंकि जो भी नीति नहीं बनाती है, जो भी आगे फॉर्मुलेशन बनाती है, उसको अपडेट करना और गवर्नमेंट को वो देना कि हम इन 5 सालों में ये डेवलप कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ 1951 was focused on reducing poverty in the country and boosting agriculture। जो सबसे पहला साल 1951 यानी 1951 में जब सबसे पहला प्लानिंग कमीशन जो बैठा था, उसमें जो 5 year का जो प्लान आया था, उसमें काइंड ऑफ फोकसिंग की थी कि सबसे पहले देश में से गरीबी हटाई जाए, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा। देन कम द सेकेंड 5-year प्लान ऑफ 1956, जो जिसमें सबसे प्लानिंग डेवलप जो प्लान सेकेंड 5-year प्लान जो आया था उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था इंडस्ट्रीज पे, स्पेशली ऑन द स्टील इंडस्ट्री, और उसके साथ साथ जितने ज़्यादा हो सके डैम्स को बिल्ड करना, बिकॉज उस समय एग्रीकल्चर पे भी हमें ध्यान देना था, तो ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना। ओके, फिर इसके साथ साथ दिस हैव बीन इंडस्ट्री सेक्टर्स वेयर टू बी कंट्रोल बाय द स्टेट, और इसके साथ साथ जितने भी जो बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज जो डेवलप की गई थी उन पर कंट्रोल रहेगा वो तो गवर्नमेंट का ही रहेगा। Though there were many supporters to the second 5-year plan, there were many critics too। हालांकि बहुत से
पीपल्स ने इसको सपोर्ट किया, सेकेंड 5 ईयर प्लान को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। सम फेल्ट दैट द फोकस हैड टू बी प्राइमरी ऑन एजुकेशन। अब कुछ लोग का जो क्रिटिसाइज करना चाहते थे उनका ही मानना था कि फोकस जो है वो एजुकेशन पे करना चाहिए था। कुछ लोग ऐसा मानना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना था। ओके, इसमें मेरा बहन ए फॉलोवर ऑफ गांधी जी फेल्ट दैट द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन लैड नॉट बी कंसिडर्ड बाय डिजाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब इसमें एक मेरा बहन नाम की एक फॉलोवर थी जो गांधी जी को बहुत फॉलो करते, उनका ये मानना था कि जो भी 5 ईयर प्लान जो फॉर्मुलेट होते जा रहा है उसमें एनवायरमेंट पे किसी भी टाइप का ध्यान नहीं दिया जा रहा। सी बिलीव द साइंस एंड मशीनरी ब्रिंग ओनली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। उनका ये मानना था कि साइंटिफिक चीज़ें और मशीनरी चीज़ें जो हैं वो केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ला सकती हैं, बट इवेंचुअली दे विल लीड टू मिजरी ऑफ ह्यूमन काइंड। पर लेकिन कहीं ना कहीं हम ये साइंस और मशीन्स के बेसिस पे हमारे नेचर को नुकसान पहुंचा के हम मानवता के लिए बहुत ज़्यादा संकट ला सकते हैं। She also believed that for the development of healthy substance of human development must be planned by taking into account the balance of nature। कि उनका यही मानना था कि जब भी कोई 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट किया जाता है बेसिस ऑन दिस, लाइक अब इंडस्ट्रियल सेटअप होगी तो वहाँ पॉल्यूशन भी होगा, पर लेकिन साथ ही साथ इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे नेचर का बैलेंस को बनाए रखना चाहिए। ओके, then how did the independent India shape its foreign policy? Okay, when India achieved independence, the situation in the world was chaotic. Several nations were staggering under destruction caused by the Second World War। जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस अचीव करी तब जो था पूरा वर्ल्ड जो था एक केओस में था, बिकॉज उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। बहुत सारे जो देश थे वो अभी इकोनॉमी से जूझ रहे थे, क्योंकि जब वॉर होता है तब बहुत ज़्यादा पैसा जो है वॉर में लगता है, तो ऐसे क्राइसिस फेस कर रहे थे। इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशन विच वॉज सेट इन 1945 वॉज इन एर फॉर्मेटिव ईयर्स। उसी दौरान एक इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुई थी, पर लेकिन उसके शुरुआती ईयर से जब वो फॉर्मुलेट हुई थी, ओके, 1945 में। स्विन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसए एंड यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वर एंगेज्ड इन सिविल आइडियोलॉजिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर स्ट्रगल्स। और उसी दौरान जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर जो थे, रशिया जो कंबाइंड यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया, ये जो थे ये आपस में लड़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ पावर। कहीं ना कहीं अपने आप को सुपर पावर कंट्रीज़ के फॉर्म में दिखाना चाह रहे थे। ओके, इनकी आइडियोलॉजीज आपस में इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी। दिस लीड टू कोल्ड वॉर बिटवीन दैम फ्रॉम ड्यूरिंग द 1950s to 1960s। इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया, ओके, बिटवीन द यूएस एंड द यूएसएसआर बिटवीन 1950 to 1960, एंड बोथ नेशन स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर ओन मिलिट्री अलायंस। और ये दोनों नेशन अपने खुद की मिलिट्री अलायंसेस फॉर्म करने के स्टेजेस में आ गई। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द डिक्लाइन ऑफ सेवरल कॉलोनियल एम्पायर एंड दस अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय मैनी कंट्रीज। के दौरान ये जो पीरियड था 1945 से लेकर 1960 तक, इस दौरान कॉलोनियल गवर्नमेंट जो अदर पार्ट्स में जहाँ पे कॉलोनीज चलती थी, अमेरिकाज की, ब्रिटिश की, फ्रांस की, उनमें भी धीरे धीरे डिक्लिनेशन होना स्टार्ट हो गया और ये कंट्रीज सब इंडिपेंडेंस लेना स्टार्ट हो गया। इन सच सिचुएशन न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू फॉर्म ए फॉरेन पॉलिसी। अब इस सिचुएशन में जब यूएसए और रशिया जो है वॉर के कगार पे थे, मीन्स कोल्ड वॉर चल रहा था और ये अपने मिलिट्री अपने पड़ोसी देशों से सहायता ले रहे थे, वहाँ पर अपने मिलिट्री अलायंस फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि इन केस अगर वॉर होगा तब हमारा साथ दीजिएगा। तो इस दौरान इंडिया पर भी प्रेशर बन सकता था रशिया और अमेरिका से, तो वो चाहते हैं, तो इंडियन लीडर्स को इस बात के जो वो था एहसास हो चुका कि हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हमें फॉरेन पीपल्स के साथ कैसे डील करना। दिस वॉज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हु वॉज द फॉरेन मिनिस्टर। और ये किसने करा था? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी थे। He based his foreign policy on non-alignment. A non-aligned movement was formed by the leaders of Egypt, erstwhile Yugoslavia, Indonesia, Ghana, and India, which advocated that countries must stay away from the two major alliances. अब इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने एक नॉन-अलाइंड ग्रुप या नॉन-अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें ग्रुप ऑफ दिस कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम इन दोनों मिलिट्री या पावर अलायंसेस में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, का साथ नहीं देंगे इन फ्यूचर। ओके, जिसमें कौन कौन सी कंट्री थी? इजिप्ट थी, यूगोस्लाविया थी, इंडोनेशिया थी, घाना थी, इंडिया थी। इन्होंने इन दोनों ही कंट्रीज के साथ कोई भी मिलिट्री टाइप का अलायंस रखने से मना कर दिया और दूर रखा कि किसी भी केसेस में अगर वॉर होता है तो कंट्री आइसोलेटेड रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, यानी किसी के पक्ष में ना तो बोलेगी ना ही युद्ध करेंगी। ओके, in the early days of Cold War, India and the non-other alliance started to mediate between the rival alliance
द यूएस एंड द यूएसएसआर ट्राई टू प्रिवेंट वॉर बाय सेटिंग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। और इसी दौरान जब कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, तो इंडिया जैसा वो मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा था कि ताकि इन दो कंट्रीज आपस में वॉर छोड़ के और आपस में वॉर छोड़ दे और वापस से जो उनके अपने खुद के नेशनल मैटर पर ध्यान दें। ओके, however, many of these countries, including India, were drawn into wars due to various reasons. By the 1970s, many countries were beginning joining the non-aligned movement. Okay, पर लेकिन ना इनिशियल ईयर्स में सफलता नहीं मिली, बट लेकिन 1970s में ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने भारत के इस नॉन अलाइंड मूवमेंट पे का साथ दिया और इन कंट्रीज के मिलिट्री अलायंस फॉर्मेशन में से इनकार कर दिया। बाय 2012 द मूवमेंट हैड 120 मेंबर्स ऑफ कंट्रीज, और साल 2012 तक ऐसी 120 कंट्रीज इंक्लूड हुई जो कि इन दो पावरफुल नेशंस के साथ किसी टाइप के मिलिट्री अलायंसेस नहीं रखना चाहती। सिंस इंसेप्शन द मूवमेंट हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। और इसी नॉन अलाइंड मूवमेंट की वजह से ही जो कंट्री में पीस, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पीस बनी हुई है। ओके, और अदर पार्ट्स में वर्ल्ड और सिक्योरिटी लेवल पे पीस बनी हुई है। आज के तारीख में भारत कैसा है? ओके, टुडे इंडिया इज इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन विद फ्री प्रेस एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आज की तारीख में अगर भारत देखा जाए तो इंडिया की जो प्रेस है ना, जो जर्नलिस्ट है ना, जो समाचार मीन्स जो न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, प्रेस जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी छाप सकती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी छाप सकती है, गवर्नमेंट के फेवर में क्रिटिसाइज कर सकती है। ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है कि उसको जैसा सही लगता है जो ऑन द फैक्ट्स बेसिस पे अपना डिसीजन देती है। कोई भी अदर लीडर्स उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। During the early days of democracy, many foreign observers thought that India would not be able to remain unified. और उस दौरान बहुत सी अदर फॉरेन कंट्रीज का ये मानना था कि सिंस इंडिया में ऐसी वेरियस डाइवर्सिटी है, इस वजह से इंडिया कभी भी यूनाइटेड नहीं रह पाएगा। बट वी हैव प्रूवन देम रॉन्ग। बट लेकिन हमने उनको गलत प्रूव किया है और हमने हालांकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम यूनाइटेड रहे हैं। However, the question that many of us ask is, have we really fulfilled the ideals given in the constitution? पर लेकिन क्वेश्चन माइंड में आता है कि जो भी हमने उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में अपना बनाया था, क्या हमने उन आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं? इंडिया स्टिल फेसेस चैलेंजेस रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस। पर लेकिन बात तो ये है, सत्यता तो ये है, भले ही हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल बताया, बट लेकिन स्टिल इंडिया में से बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजियस इंटॉलरेंस होता है, रिलीजियस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भेदभाव रहता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर ऑल्सो। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 12 खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।